अंजुम खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जिले में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा, बुधवार को मिले 6 नए पॉजिटिव रोगी, 5 जंक्शन और 1 रावत सरकारी निवासी। प्रवासी मजदूर और जरूरतमंद को मिलेगा सम्मान के साथ 8 रुपए में खाना। 20 अगस्त को होगा इंदिरा रसोई का शुभारंभ। गाँव नमारोही में 2 ट्रकों की भिड़ंत से एक जने की मौत, एक घायल अस्पताल रेफर। टाउन रेलवे स्टेशन अधीक्षक से असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, छीना झपटी, जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज। अब खबरें विस्तार से। जिले में बुधवार को 6 और नए पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इनमें 5 जंक्शन के हैं जो सभी संपर्क में आकर संक्रमित हुए हैं। वहीं एक रावतसर का प्राइवेट टीचर है जो वार्ड 12 में आया है। इसकी जयपुर से आने की ट्रैवल हिस्ट्री है। वहीं जिले में कोरोना का आंकड़ा 308 पर पहुंच गया है। 17 अगस्त को बीकानेर भेजे गए 196 में से 195 की रिपोर्ट आ चुकी है। इन्हीं में से 6 नए पॉजिटिव आए हैं, जबकि 4 रिपीट पॉजिटिव है तो 7 सैंपल रिजेक्ट हो गए हैं। वहीं 178 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव केस 308 है, जबकि रिकवर केस 240 हो चुके हैं। वहीं एक्टिव केस 67 हैं, जबकि एक जने की मौत भी हो चुकी है। सुनिए अब तक कोरोना का जिले में क्या है अपडेट। अभी तक हमने हनुमानगढ़ जिला में कोरोना सैंपलिंग करवाई है। 18,310 सैंपल कोरोना की हमने करवा दी है और 308 हमारे पॉजिटिव केस अभी हनुमानगढ़ जिला में आ गए हैं। जो राज्य में सेकंड लोवेस्ट है, प्रतापगढ़ हमसे नीचे है, उसके बाद हनुमानगढ़ ही है। और अभी तक नेगेटिव है हमारे 17,320 के आसपास हमारे नेगेटिव हमें रिजल्ट प्राप्त हो गए हैं। कल वाले सैंपल है 216 रिपोर्ट करवाई थी कल सैंपलिंग भी है अलग अलग जगह पर। उसके अलावा हमारे 216 कल के पेंडिंग है और सभी का रिजल्ट आ गया है। रिकॉर्ड हो गए 240, उसमें 67 एक्टिव और 1 डेथ हो गई है। आज हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी सुबह, उसके अंतर्गत हमें 6 नए पॉजिटिव आए हैं कोरोना पॉजिटिव, जिसमें से एक दुर्गा कॉलोनी का पॉजिटिव था जो एक कॉन्टैक्ट का था। 2 पॉजिटिव थे जो फेज 3 इंडस्ट्रीज एरिया में से आए थे और 2 पॉजिटिव दुर्गा मंदिर के जो उड़ीसा की ट्रेवल हिस्ट्री वाले बंदे थे वो आए हैं और एक वार्ड नंबर 12 राउतसर का आया है जो जयपुर से आया था। एक तरफ जहां कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, वहीं जिला मुख्यालय पर एक ऐसा बैंक है जहां अब तक 6 कर्मी पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन बैंक प्रबंधन इसे गंभीर नहीं ले रहा। हालात ये है कि बैंक लगातार खुला है और ग्राहकों का आवागमन भी जारी है। वहीं जब इस बारे में बैंक शाखा प्रबंधक से बात की तो उनका कहना था कि बैंक उच्च अधिकारियों से उन्हें इस संबंध में कोई आदेश नहीं मिले हैं। सुनिए क्या बोले प्रबंधक। सर, मेरी ब्रांच के अंदर एक पॉजिटिव है, हमारा टेम्परेरी पीएन है जी, वो पॉजिटिव आया है। नीचे हमारे सर्कल ऑफिस की बिल्डिंग है, उसके अंदर 6 पॉजिटिव हैं, जिसमें सर्कल हेड हैं और बाकी ऑफिसर हैं। हमारी ब्रांच हमने 2 बार सैनिटाइज करवाई है और 3 दिन तक हमने पब्लिक डीलिंग भी बंद रखी थी इसी वजह से कि कोरोना के कारण। और रेगुलर हम अब सैनिटाइज़र और इसका यूज़ कर रहे हैं, स्टाफ भी और बाकी कस्टमर के लिए भी हमने रखे हुए हैं। सर, हमने सर्कल ऑफिस बात करी थी, लेकिन ना ही तो हमें कोई हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई इस तरह का कोई नोटिस आया कि बंद रखना है, ना ही सर्कल ऑफिस से कोई हमारे पास लेटर आया। सेफ्टी के लिए यही है सर कि हम एक तो कस्टमर जैसे आते हैं तो उनको बोलते हैं कि दूरी बना के रखिए, और दूसरा सैनिटाइज़र का यूज़, और मास्क, बिना मास्क के कोई आता है तो हम उसका कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो सभी को यही बोल रहे हैं कि सारे मास्क लगा के आएँ, साथ में सैनिटाइज़र का यूज़ है जो वो कर रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर संचालित होने वाली इंदिरा रसोई का शुभारंभ 20 अगस्त यानी गुरुवार को होगा। इस संबंध में कलेक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर इंदिरा रसोई के संचालन को लेकर जानकारी दी। बताया गया कि जंक्शन में ट्रक यूनियन के पास नेहरू स्मृति स्कूल की खाली जगह पर रसोई का संचालन किया जाएगा और टाउन में महावीर दल धर्मशाला में रसोई का संचालन होगा। कोई भी प्रवासी मजदूर और जरूरतमंद व्यक्ति अब भूखा नहीं सोएगा। साथ ही मजदूरों को दोपहर का खाना खाने के लिए घर भी नहीं जाना पड़ेगा। इससे उनका आने जाने का समय बचेगा। इसके लिए सरकार ने इंदिरा रसोई योजना लागू की है, जिसका शुभारंभ 20 अगस्त को जिला मुख्यालय पर होगा। इसमें प्रत्येक जरूरतमंद को 8 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रदेश भर में इंदिरा रसोई का संचालन गुरुवार से शुरू हो जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर जाकिर हुसैन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। सभी नगर निकायों, नगर परिषद, नगर निगमों में कुल 352 रसोइयों की स्थापना की जाएगी। जिला मुख्यालय पर 3 रसोई संचालित की जाएगी। वहीं तहसील हेडक्वार्टर पर 1 रसोई प्रति नगर पालिका में खोली जाएगी। कलेक्टर ने बताया कि हनुमानगढ़ शहरी क्षेत्र में महावीर दल धर्मशाला ट्रक यूनियन के पास व नेहरू स्मृति स्कूल की खाली जगह पर इंदिरा रसोई का संचालन किया जाएगा।
इंदिरा रसोई के संचालन को लेकर संस्थाओं का चयन कर सभी तरह की आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो संस्था यह कार्य करेगी उसे खाना खाने वाले व्यक्ति द्वारा 8 रुपए दिए जाएंगे और 12 रुपए अनुदान के रूप में संस्था को मिलेंगे। यानी इंदिरा रसोई के संचालन के दौरान संस्था को 20 रुपए में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। 20 अगस्त से शुरू होने वाली इस रसोई में दोनों समय खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। सुबह शाम 150 लोगों के लिए खाना तैयार करवाया जाएगा। इसके साथ ही हर व्यक्ति को सम्मान रूप से बिठाकर खाना खिलाया जाएगा। जिला मुख्यालय सहित पूरे प्रदेश में यह योजना लागू होने जा रही है। इंदिरा रसोई के संचालन के दौरान संस्था को खाने का मेन्यू भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उसी आधार पर खाना तैयार होगा। 20 अगस्त से संचालित होने वाली इंदिरा रसोई में कोरोना महामारी को देखते हुए सैनिटाइजर की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं रसोई में खाना खाने वालों के लिए सोशल डिस्टेंस का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इंदिरा रसोई के नाम से राज्य सरकार की एक नई योजना है, जिसकी शुरुआत कल से पूरे राजस्थान राज्य में होने जा रही है। अपने यहाँ भी हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में और अपनी बाकी की जो नगर पालिकाएं हैं 5 उनमें, बाकी नगर पालिकाओं में सब में एक और अपने यहाँ हनुमानगढ़ में नगर परिषद क्षेत्र में 3 रसोई चलेंगी और इसमें 8 रुपए में पौष्टिक खाना लोगों को दिया जाएगा। सेंट्रलाइज किचन होगी और वहीं पे खाना बिठा के उनको खिलाया जाएगा। और इसमें ये माना गया है कि खाने की कीमत लगभग 20 रुपये आएगी। इसमें 12 रुपये राज्य सरकार अनुदान देगी और जो लाभार्थी हैं उनसे सिर्फ 8 रुपये लिया जाएगा। खाने की गुणवत्ता इस सब के बारे में पूरा ध्यान रखा जाएगा। साफ सफाई का अपने यहाँ पे सेवा प्रदाता संस्थाओं का चयन कर लिया गया है और कल मुख्यमंत्री जी इसकी लॉन्च करेंगे। पूरे राजस्थान में एक साथ शुरू होगी। जंक्शन की संगरिया रोड स्थित नवा चंदड़ा के पास 2 ट्रकों की हुई भिड़ंत में एक जने की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीणों ने जंक्शन पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था सुचारू करवाई। हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। जंक्शन की संगरिया रोड स्थित नवा चंदड़ा के पास 2 ट्रकों की भिड़ंत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक ट्रक में सीमेंट लदा था तो दूसरा ट्रक खाली था। 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर होने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं ट्रक के टायर और अन्य सामान सड़क पर बिखर गए। ग्रामीणों ने हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हनुमानगढ़ जंक्शन प्रभारी नरेश गैरा ने ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करवाई। वहीं हादसे में एक जने की मौत होगी जबकि एक जना घायल हो गया। घायल को टाउन के राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं घर से सुबह घूमने निकली भट्टा कॉलोनी की वृद्ध महिला को बाइक चालक ने टक्कर मार दी। इससे वृद्धा घायल हो गई। डॉक्टरों के मुताबिक महिला के हाथ में 3 फ्रैक्चर आए हैं। वहीं सिर में भी गंभीर चोट लगी है। उसका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। परिजनों ने इस संबंध में थाने में रिपोर्ट दी है। जिसके एक्सीडेंट हुआ है ये भट्टा कॉलोनी की है, जो सुबह कल 5 बजे वैसे घूमने जाती है तो किसी अज्ञात वाहन ने इसको चोट मारी, जो बाइक वाला है, और उसके लगने से उसके दोनों एक हाथ में 3 जगह फ्रैक्चर है और सिर में चोट है और सीरियस है, जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। ये भट्टा कॉलोनी के वार्ड नंबर 12 में की रहने वाली है, जिसको किसी अज्ञात वाहन ने चोट मारी थी। तो इसकी अभी कार्रवाई FIR दर्ज कराने उनकी लड़की गई हुई है थाने में। तो इसकी जो भी कार्रवाई बने वो उचित कार्रवाई होनी चाहिए। गांव शेरगढ़ के प्राइवेट कॉलेज में बनाया गया कोविड केयर सेंटर शहर से दूर होने के कारण मरीजों को भोजन सहित अन्य समस्याएं आ रही थी। इसलिए प्रशासन ने टाउन में सेंटर बनाया है। टाउन ओवरब्रिज के पास छात्रावास भवन को चिन्हित किया गया है।
टाउन में कोविड केयर सेंटर के लिए छात्रावास को चिन्हित किया है। चिन्हित भवन में 4 कमरे बने हुए हैं, जबकि टॉयलेट एक है, जिस कारण यहां पर नगर परिषद की ओर से एक और टॉयलेट और बनाया जाएगा, ताकि रोगियों को यहां रखने के बाद किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। यहां बता दें कि शेरगढ़ कोविड केयर सेंटर में अव्यवस्थाओं की शिकायत करते हुए रोगियों ने वीडियो वायरल किए थे। वहीं सेंटर के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रोष भी जताया था। यहाँ हालात यह थी कि पानी के कैंपर भी टाउन से भेजे जा रहे थे। वहीं नाश्ता और भोजन की क्वालिटी सही नहीं होने की शिकायतें भी मिल रही थी। इस पर टाउन में कोविड केयर सेंटर बनाने का निर्णय लिया गया, ताकि भोजन और पानी को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं रहे। टाउन रेलवे स्टेशन पर रेलवे स्टेशन अधीक्षक से मारपीट और छीना झपटी का मामला सामने आया है। इस संबंध में बुधवार को स्टेशन अधीक्षक सहित टाउन स्टेशन के आसपास के लोग जंक्शन में जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे। हालांकि उनका आरोप था कि जीआरपी मामले को सिविल बता रही है, लेकिन लोगों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। टाउन रेलवे स्टेशन पर छीना झपटी, मारपीट, लूट आदि की वारदातों से आमजन में भय का माहौल है। हालात यह है कि रात के समय असामाजिक तत्व अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला गत रात टाउन रेलवे स्टेशन पर सामने आया, जहां कुछ युवकों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीन लिया। जब यह घटना देख टाउन रेलवे स्टेशन अधीक्षक उस व्यक्ति को बचाने गए, तो उन आपराधिक तत्वों ने स्टेशन अधीक्षक से ही मारपीट शुरू कर दी। ये देख आसपास के मोहल्ले वालों ने उन आपराधिक तत्वों में से एक युवक को पकड़ लिया और जीआरपी थाना ले आए। सुनिए स्टेशन अधीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने इस बारे में क्या बताया। हुई है जी, हाथापाई हो गई, हाथापाई हुई उससे। वो कहाँ हुई है? आप क्या काम करते स्टेशन हैं? प्लेटफॉर्म पर मैं स्टेशन अधीक्षक हूँ। हाँ, स्टेशन अधीक्षक हनुमानगढ़ टाउन हूँ मैं, अशोक कुमार वर्मा जी मैं वहाँ पर ड्यूटी पे था। जी तो एक अनजान पैसेंजर के साथ वहाँ झीका झपटी हो रही थी प्लेटफॉर्म पे। मैं बाहर निकला तो मैंने बचाने की कोशिश करी उसको, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? वो मेरे ऊपर हाथापाई करने लगे, मेरे से झगड़ा हो गया और वो झगड़ा एक आदमी को मैंने पकड़ भी लिया उसको, उनको जीआरपी पुलिस में दे दिया। बकाया भागे सारे बकाया, मैं उसका तो नाम जानता हूँ, बकाया का नाम नहीं जानता हूँ। एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूँ जीआरपी पुलिस में। भाई हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रात में भी ड्यूटी करनी है, दिन में भी ड्यूटी, अकेले रहते हैं हम, तो ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, हम तो गाड़ियाँ खड़ी रही हैं हमारी, अगर हमारी सुरक्षा नहीं है। वहीं टाउन रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही आपराधिक वारदातों को लेकर लोगों में भी रोष है। लोगों का कहना है कि गाड़ियां चलने से पहले ही यही हाल था और अब हाल ज्यादा खराब हो गए हैं। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। सुनिए क्या बोले टाउन के नागरिक। रात को जो है वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट हनुमानगढ़ टाउन में ड्यूटी पे थे और हम लोग जो पड़ोस में घर में थे, तो बच्चों ने ऊपर से देखा कि जो है स्टेशन सुपरिटेंडेंट को कुछ असामाजिक तत्व जो है वो पकड़ रखा था और उनके साथ मारपीट कर रहे थे। तो सभी मोहल्ले वाले जो वो दौड़ के हम लोग आए और उसके बाद उनको जो है वो छुड़ाया, तो जिसमें से एक असामाजिक तत्व को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसने कई लोगों के नाम भी बताए और उसके बाद जो है वो चोरी का मोबाइल भी एक जो उसके पास मिला है। उसके बाद जीआरपी हनुमानगढ़ जंक्शन को इतला दी गई और उसके बाद उनको उस बंदे को सौंप दिया गया और उस बंदे ने जिन जिन बंदों के नाम बताए उसके बारे में भी जो है वो लिखा गया है और हनुमानगढ़ जंक्शन जीआरपी पुलिस को एफआईआर के लिए हम लोग आए हुए। किस तरह की स्थिति है वहाँ पे आप लोग जो? ये है कि पहले जो अगर जब ट्रेन चल रही थी तो उस समय तो ये इतना बुरा हाल था कि रात को डेली वारदात होती थी, डेली लोगों से छीना झपटी होती थी, लोगों के मोबाइल, लोगों के बैग, लोगों से कैश और मारपिटाई डेली का काम है, डेली। और वहाँ पे हम लोगों ने वीडियो भी शूट किया है। वहाँ पे वेश्यावृत्ति का भी धंधा होता है और पीछे इतने इंजेक्शन, इतने नशे के सारे आइटम रखे हुए हैं कि मतलब अगर देखिए कोई भी आदमी अगर 6 बजे के बाद अगर वहाँ से निकलता है तो ये समझ लो कि उसको वो छोड़ते नहीं। ठीक है। और जबकि प्रशासन को भी इसके बारे में कई बार इतला भी कर दिया गया है, बताया भी गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। जीआरपी को अगर बताया जाता है तो जीआरपी कहती है ये सिविल का मामला है और सिविल को अगर बताया जाता है तो वो कहते हैं कि ये जीआरपी का मामला है। तो ये घटनाएं जो बढ़ती जा रही है दिनों दिन, और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जब ट्रेन चलेगी तो पैसेंजरों के साथ जो है फिर से वही की वही वारदातें शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो इस तरफ ध्यान दे और अभी सभी लोग मोहल्ले वाले भी हम लोग इकट्ठे होकर सिविल में एफआईआर करवाना चाहते हैं और उसके बाद जो है वो एसपी ऑफिस को भी ज्ञापन दें। बहरहाल इस वारदात को लेकर पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज करवाने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना लाजमी है।
अतिक्रमण हटाने को लेकर टिब्बी तहसील के गांव साबुआना निवासी आजाद सिंह ने 2 सितंबर को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर धरना लगाने की चेतावनी दी है। आजाद सिंह का कहना है कि जंक्शन में संगरे रोड पर अतिक्रमण हटाने को लेकर वह कई बार नगर परिषद अधिकारियों से मिले, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। देखिए यह रिपोर्ट। सर, मैं ज्ञापन देने आया हूँ। मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी संपर्क राजस्थान संपर्क पर हनुमानगढ़ के अंदर अतिक्रमण के संबंध में, जिसका एक प्रकरण भारत सेंटरिंग वाली गली हनुमानगढ़ जंक्शन संगरिया रोड पर है और इसके ऊपर नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा अतिक्रमी को नोटिस दिया जा चुका है 2 बार। उसके बावजूद भी नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। और इस संबंध में मैं जब नगर परिषद के अधिकारियों से बातचीत की तो वह आनाकानी कर मुझे टाल रहे हैं। इसी कारण मैं माननीय मुख्यमंत्री आवास पर दिनांक 2/9/2020 को धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। 7 दिन तक तो मेरा धरना रहेगा। 8वें दिन मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। माननीय मुख्यमंत्री निवास, जयपुर। किसानों के संबंध में पारित अधिनियम के विरोध में राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से बुधवार को कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। मोर्चा से जुड़े लोगों का कहना था कि इस अध्यादेश से किसानों को बेवजह नुकसान झेलना पड़ेगा। 5 जून को केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी 3 अध्यादेश वापस लिए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। आंदोलन के तहत राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसान मोर्चा ने विरोध जताया। ज्ञापन में कहा गया कि सरकार ने किसानों के हित की बात करते हुए जो कानून पारित किया वह किसान हितैषी नहीं है, बल्कि बड़े पैमाने पर मात्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून पारित किया गया, जिससे पूरे देश के किसानों में आक्रोश है, जिसमें फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 संशोधन शामिल है। ये किसान विरोधी अध्यादेश वापस नहीं लिए गए तो ऐसी स्थिति में दूसरे चरण का आंदोलन तेज किया जाएगा। सुनिए क्या बोले किसान पदाधिकारी। आज राष्ट्रीय किसान मोर्चा की तरफ से जो किसानों का इस संबंध में एक अध्यादेश अधिनियम पारित किया गया है उसके विरोध में हम ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महोदय को, श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष आज ज्ञापन दे रहे हैं। और इसमें जो किसानों के संबंध में जो 3 अध्यादेश हुए हैं, आवश्यक वस्तु अधिनियम और जैसे कि किसानों से सीधी व्यापारियों द्वारा खरीदारी, इस तरीके से कई घूमने के संबंध में जो है, तो ये इस संबंध में हमने आज ज्ञापन श्रीमान कलेक्टर महोदय को दिया है और इस संबंध में हम उनका विरोध कर रहे हैं। और 31 अगस्त यानी कि 31 अगस्त तक दूसरा चरण होगा। ये प्रथम चरण है 16 अगस्त के बाद तक और इसके आगे के बाद 31 अगस्त से 550 जिलों में एक साथ ज्ञापन दिया जाएगा। पहले भी हमने ज्ञापन दिया, तो इसका हम अध्यादेश का पुरजोर विरोध करते हैं। बारिश के दौरान बिजली हादसे पेश आते हैं। ऐसे में जहां बारिश की चेतावनी जारी की गई है, वहीं अब विद्युत विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की है। ट्रांसफार्मर और लाइनों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कवायद के चलते हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इस संबंध में डिस्कॉम अधीक्षण अभियंता ने एडवाइजरी के बारे में जानकारी दी। वर्षा काल में विद्युत दुर्घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी होती है, तो इस संबंध में मैं उपभोक्ताओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो बरसात के अंदर उनके घर के सामने स्थित विद्युत के जो पोल लगे हुए हैं, जो स्टे वायर लगा हुआ है, उनके पास न जाए, वहाँ पे लाइन के नीचे अपना व्हीकल खड़ा न करें उसमें, जिससे विद्युत दुर्घटना से बचा जा सके। घरों के सामने से जो आपके लाइन जा रही है, तो आप अगर छत के ऊपर खड़े हैं तो आप उससे उचित दूरी बनाकर रखें उसमें, क्योंकि इसमें वर्षा ऋतु में हवाई करंट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गांव और ढाणियों में रहने वाले उपभोक्ताओं से मेरा निवेदन है कि वो खंबे के साथ, स्टे वायर के साथ अपना पशु न बांधें, और जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि हमारे ट्रांसफार्मर पे कोई चिंगारी निकल रही है, कोई फ्यूज उड़ गया है, कोई दिक्कत है, तो वो किसी अनऑथराइज पर्सन या प्राइवेट व्यक्ति से उसको अटेंड न करवाएं। हमारे जोधपुर निगम द्वारा जो ऑथराइज पर्सन है, जिनको अधिकृत किया गया है, आप उनसे ही काम करवाएं। हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, लेकिन विद्युत दुर्घटना से बचने के लिए ये भी एक जरूरी है हमारे लिए। सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी सुरेश बिश्नोई का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। जिला परिषद सभागार में कलेक्टर जाकिर हुसैन, प्रशासनिक अधिकारियों सहित
पत्रकारों की मौजूदगी में केक काटकर जन्मदिन की बधाइयां दी गई। टाउन की सीट राधाकिशन बिहाणी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में बुधवार को 12वीं टॉपर रही छात्राओं का सम्मान किया गया। प्रधानाचार्य ने टॉपर बच्चों को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। सरकारी स्कूल में पढ़कर जिले में टॉप स्थान हासिल करने वाली छात्राओं का बुधवार को टाउन की बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सम्मान किया गया। खास बात यह है कि स्कूल में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों वर्गों के छात्राओं ने 100% परिणाम हासिल किया है। इस बारे में स्कूल प्रबंधन ने कहा कि छात्राओं ने सफलता हासिल कर उन्हें गौरवान्वित किया है। बालिका स्कूल का साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट हमारा 100% रहा है। साइंस की 38 बच्चियों में से 35 गार्गियाँ हैं। कॉमर्स का भी 100% है, 95+ बच्चियों के मार्क्स हैं। 10वीं का भी बहुत अच्छा रहा है। बच्चियों का स्वावलंबन रहे, वो आगे बढ़ें, अपने निर्णय खुद ले सकें, अपनी मानसिकता को संकुचित न रहने दें। इसी वजह से शिक्षा की बालिकाओं के लिए आवश्यकता है। सभी सब्जेक्ट के 100% है। 187 लड़कियां थी आर्ट्स में, जिसमें से सिर्फ एक ही फेल है और हमारा रिजल्ट 95.72% रहा है आर्ट्स का। कॉमर्स का 100% ही है, साइंस का भी 100% है और आशा है कि अगले वर्षों में भी हमारा रिजल्ट इसी प्रकार से बेहतर ही रहेगा, बेहतरीन होता चला जाएगा। 12वीं में टॉप करने वाली छात्राओं से स्काई न्यूज ने बात की। छात्राओं ने अपनी सफलता के श्रेय अपने गुरुजनों और माता पिता को दिया। कई छात्राएं बैंकिंग क्षेत्र में जाना चाहती हैं तो कुछ ने कहा कि वे टीचर बनकर शिक्षा की अलग जगाना चाहती है। बेटियों ने कहा कि वह किसी से कम नहीं। मैंने साइंस में 90.2% अंक हासिल किए और मैं आगे भी मतलब अपने पेरेंट्स को गर्व कराना चाहती हूँ। ऐसे मैं इन सब का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। उनके मार्गदर्शन से मैंने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी छात्राओं से कहना चाहूँगी कि तुम इसी तरह मेहनत करो और तुम भी आगे अगले साल इसी तरह सम्मानित हो। 12वीं वाणिज्य में मेरा परिणाम 91.60% रहा है। मैं इस परिणाम का श्रेय मेरे गुरुजनों, मेरे माता पिता, हमारे प्रधानाध्यापिका और सभी जनों को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरा इस सब में सहयोग किया। इन सब के मार्गदर्शन के द्वारा मेरा यह परिणाम आया है। मेरा आगे का टारगेट है कि मुझे बैंकिंग फील्ड में अपना करियर बनाना है। मैं कक्षा 12 में कला वर्ग की छात्रा हूँ। मेरे 89.40% आए हैं और इस सब में हमारे सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स सभी ने किया। कोई भी टीचर्स ने हमें कुछ भी मना नहीं किया, कुछ भी हम पूछ सकते थे, चाहे वो किसी भी विषय को, किसी ने कुछ मना नहीं किया। और मैं इन सब का श्रेय हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स, प्रिंसिपल मैम को देना चाहती हूँ और सभी और मैं आगे टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहती हूँ ताकि मैं भी अपने गुरुजनों की तरह आगे ही इसी फील्ड में अच्छे से कार्य करूँ, बच्चों का भविष्य सुधार। ये था सरकारी स्कूल में टॉपर रही छात्राओं का जज्बा। इन छात्राओं ने साबित किया कि हालात कैसे भी हों, मेहनत से मंजिल हासिल हो ही जाती है। प्रदीप पाल, स्काई न्यूज, हनुमानगढ़। प्रथम पूज्य गणेश जी का उत्सव इस बार भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी 22 अगस्त से शुरू हो रहा है, जबकि अनंत चतुर्थी 1 सितंबर को है। इसी दिन गणपति विसर्जन होगा। गणेश चतुर्थी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। वहीं स्काई चैनल आपको टाउन प्राचीन गणेश मंदिर के दर्शन करवा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। सुख समृद्धि के देवता के गणेश का उत्सव मनाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते मंदिरों में भक्तों को जाने की मनाही है। लेकिन भक्तों ने भी घरों में ही गणेश प्रतिमा स्थापना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो इस बार गणेश उत्सव पर हस्त नक्षत्र प्रभावी रहेगा। हस्त नक्षत्र शुभ फलदायी बताया गया है। गणेश जी की स्थापना तुला लग्न में होगी। तुला लग्न दोपहर 12:23 तक रहेगा। उत्सव पूरे 10 दिनों तक मनाया जाएगा। तो 22 तारीख चौथ से ये शुरू होकर के 1 सितंबर तक चलेगा, 11 दिन तक। 22 तारीख को हस्त नक्षत्र से प्रभावित है और गणपति पूजन का समय रहेगा मध्याह्न 12 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक लाभ का चौगड़िया
और 1:30 बजे से 3 बजे तक अमृत का समय रहेगा। तो इन दोनों ही समय में गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए। गणपति जी को अच्छा पाटा लगा करके उस पर लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछाकर गणपति जी को विराजमान करें। गणपति जी के लिए हरे मूंग, हरा वस्त्र, पुष्प माला, दुर्वा 3 पत्ती की चढ़ा करके प्रसन्न करें। मोदक गणपति जी को बड़े विशेष प्रिय रहते हैं। दूसरा, अब की बार जो अभी समय चल रहा है कोविड-19 का, तो इसमें थोड़ा सा सामाजिक दूरी बना करके रखें। मास्क पहन करके आप सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क पहनकर पूजा करें। और विशेष रूप से मैं ये विनम्र आग्रह करता हूँ सभी से कि अपने घर में ही बैठ करके गणपति जी का पूजन करें। वहीं टाउन के प्राचीन गणेश मंदिर की अपनी एक अलग आस्था और कहानी है। आइए मंदिर के पुजारी गणेश चतुर्थी और प्राचीन मंदिर के बारे में क्या कहते हैं, सुनिए। ये प्राचीन मंदिर है, नगर पालिका में स्थित है। इसमें भगवान गणेश की सन 2000 में मूर्ति स्थापना की गई थी। उस समय से मानना जाता है कि उस समय से पहले कोई भगवान गणेश की कोई प्रतिमा हनुमानगढ़ में नहीं थी। इस बार कोविड-19 के तहत भगवान इतने भक्तों का जमावड़ा नहीं रहेगा, भक्तों को आने के लिए मना है सरकार की तरफ से। इसीलिए भक्तों से विनम्र निवेदन है कि वो अपने घर पे भगवान गणेश की पूजा करें और मंदिर में छोटे रूप में भगवान की पूजा की जाएगी, उसको भी कोई विस्तार रूप नहीं दिया जाएगा। हर वर्ष भगवान गणेश का ओम गण गणपतये नमः का 24 घंटे का संकीर्तन होता था, वो इस वर्ष नहीं किया जाएगा। भगवान गणेश से यही कामना है कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। तो ये थे प्राचीन मंदिर के पुजारी संजय पारिक। अगर हम बात करें शहर के मंदिरों की, तो टाउन और जंक्शन के सभी मंदिरों में भक्तों की दूरी अभी तक बनी हुई है। कोरोना के चलते मंदिर परिसर में नोटिस चस्पा किया हुआ है ताकि कोरोना संक्रमण नहीं फैले। लिहाजा हमें इस बार गणेश महोत्सव जो है घर में ही रहकर मनाएंगे। मैं प्रदीप पाल, स्काई चैनल नेटवर्क, हनुमानगढ़। जमशेद थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में 13 लाख रुपए ऐंठने के आरोपित को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक लालचंद सोहल ने बताया कि 22 जून को डबलीवास पेमा के कृष्ण कुमार ने मामला दर्ज करवाया था। बताया गया कि 24 बीघा 12 बिस्वा भूमि बेचने के नाम पर लाखों की ठगी हुई। पुलिस ने सुभाष 34 MOD सूरतगढ़ को गिरफ्तार किया है। डबरी बास पेमा का हमारे परिवादी है कृष्णलाल, जिसने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसको एक जमीन दिखा के सुभाष ने इकरारनामा किया है। 90 लाख का सौदा हुआ, जिसमें 13 लाख रुपए साहिब पीटे दिए। विक्रेता सुभाष जो 34 MOD का रहने वाला है, चतुर और चालाक किस्म का है, जिसने इकरारनामा करके पैसे जेब में डाल के तो चला गया। जिसको तलाश करके उसके गांव मोहनगढ़, वहाँ उसकी जमीन ली, उसके भाई है वहाँ गया हुआ था, उसके पीछे जाके फिर उसको कल अरेस्ट करके लाए हैं और पेश न्यायालय किया गया है। रिमांड चाहा गया है, आगामी कार्रवाई जैसी भी होगी बताएगी। हाँ सर, मैंने 17/1 अपने 2000 में मैंने एक जमीन का सौदा किया था सुभाष ने अपनी ज़मीन बताई और बजेंद्र सिंह की ज़मीन निकली। मुझे कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया। मेरे को 13 लाख रुपए मेरे से करारनामा लिखा दिया, 13 लाख दे दिया। मेरे को कब्जा हाथों देना किया था 5-10 दिनों में। उसके बाद में ये कहने लगा मेरी मजबूरी हो गई है, बंदा कनाडा है, बजेंद्र सिंह आ नहीं सकता, इसलिए करारनामा भी मेरे को बढ़ाना पड़ा। इतने में लॉकडाउन लग गई। मैं आज जब आई तो लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में हमने इनके घर बहुत पंचायती की। आदमी बहुत सातिर था, हमें पता लग गया उस टाइम में आदमी बहुत सातिर है, मगर ये हमें कुछ भी नहीं देता रहा, हमें गासे देता रहा। बाद में हमें जवाब दे दिया लॉकडाउन में कोई पैसे नहीं दूंगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।